सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। ज्ञानोदय स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ का वो चैप्टर जो बहुत ही ज़्यादा नंबरों वाला है और ये क्लास 10th की मैथ वीडियो डाल रहे हैं। ये जो आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th है, ठीक है, सॉरी 9th नहीं 10th के लिए है। और ये चैप्टर अगर एनसीईआरटी किताब का अगर मैच करना चाहो तो ये किताब नंबर जो लेसन नंबर मिलेगा वो 4 मिलेगा आपको। लेसन नंबर 4 में आप लोग सीखते हो बहुपद क्या होता है। बहुपद सॉरी बहुपद में से सीखना है हमें द्विघात बहुपद, ठीक है। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या है इसके रूल्स। बेहद इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं और आपको इतनी इजी तरीके से समझ में आने वाला है ये चैप्टर। अगर आप लोग इसे अंत तक देखते हैं लेसन को हमारे, तो निश्चित तौर पर आप द्विघात समीकरण या उनके जो भी बनने वाले सवाल हैं उनको आसानी से कर पाओगे। और ये कम से कम अगर बोर्ड एग्ज़ाम की आप दृष्टि से देख रहे हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए ये कम से कम मैक्सिमम अगर देखें तो कम से कम नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं यहाँ से। इसलिए बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक्स। इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 नंबर अगर हम बात करें 10 नंबर किस हिसाब से देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये दो या तीन 2 सवाल या 3 सवाल देगा और 2 या 3 में आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम 3 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। अगर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन की मात्रा दे देगा वो तो 3-3 नंबर का भी बना सकता है, कोई 4 नंबर का एक बना देगा। इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर से 10 नंबर की तैयारी होने वाली है। 10 नंबर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं वो आसान ढंग से आप लोग कैसे याद कर पाओगे, आसानी ढंग से कैसे आपको याद रह पाएंगे, उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को द्विघात समीकरण से छुटकारा मिल जाएगा। इससे बनने वाले सवाल भी आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। क्या आप लोगों को पता है? जिन जिन को पता हो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखे यस कि हाँ मुझे पता था। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि ये जो समीकरण है ये समीकरण हमारा द्विघात का एक कह सकते हैं व्यापक समीकरण है। व्यापक समीकरण, ये व्यापक क्यों बोलते हैं? व्यापक का मतलब होता है ये सभी में विद्यमान होता है, सभी में व्याप्त होता है। चाहे कोई सा इक्वेशन हो, अगर वो द्विघात समीकरण कहलाता है तो कुछ इसी रूप का होना चाहिए। लेकिन इसमें से कंडीशन हैं। क्या कंडीशन है? तो पहली कंडीशन है ए और जो बी है अपना ए और बी, ठीक है, और यहाँ तक कि सी, ठीक है। ए कामा बी कामा सी ये क्या होंगे? अचर पद होंगे। क्या होंगे? अचर पद। लेकिन साथ ही साथ में आप लोगों को बता दें अचर पद में क्या होता है? एक्स, वाई और जेड ये जो होते हैं अचर पद होते हैं। यस कभी कभी ले लेता है, कभी कभी टी ले लेगा, कभी कभी यू आप लोगों को ले करके वो दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें से ज़्यादातर आपको एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा और थोड़ा बहुत अगर एस और टी में भी सवाल आते हैं तो आप लोगों को समझ लेना है कि एस और टी के किस प्रकार से हमें हल करना है। तो अभी तक हमने क्या देखा? व्यापक समीकरण। अब इस व्यापक समीकरण की कुछ विशेषताएं हैं। जो पहली विशेषता है कि ए और बी जो हैं और ये सी ये क्या होने चाहिए? कोई अचर पद होने चाहिए, यानी कि कोई नंबर होना चाहिए। मैंने अभी बताया क्या होना चाहिए? अचर पद, ठीक है, अचर पद होने चाहिए। लेकिन अचर पद में से इन्हीं अचर पदों को जब किसी समीकरण से हम तुलना करेंगे, समीकरण द्विघात समीकरण से, ठीक है, ये कैसा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण की जब भी आप लोग तुलना करोगे तो ए की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से बी की वैल्यू निकलेगी और सी की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर ध्यान देना अति आवश्यक होगा कि ए और बी सी की जब वैल्यू निकलेगी, चूँकि हमारा व्यापक समीकरण प्लस में है,
अगर आप लोग ध्यान से देख पाओ तो हमारा व्यापक समीकरण किस में आता है, वो आता है प्लस में। अभी जो हमने बताया ये व्यापक समीकरण है, और व्यापक समीकरण देख लेते हैं, ये प्लस में लिखा है ax² + bx + c। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब हम इस समीकरण को पढ़ते हैं, किसी भी समीकरण से हम तुलना करेंगे तो ए बी सी के मान जो भी समीकरण में लिखे होंगे चिन्ह, उन्हीं को नोट करेंगे। ठीक है, अभी हम सवाल में समझेंगे क्या है, अभी हम सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। जब यही समीकरण जो हमारा ax² + bx + c बराबर 0 होता है, ठीक है, इस समीकरण का जब हम मूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मूल, ये कह सकते हो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड हमारे अगर देखें तो गुणनखंड की एक साधारण विधि होती है और एक सीरीधराचार होती है। इसकी दो विधियां आप लोग पढ़ोगे, एक साधारण में आप लोगों को पता होना चाहिए, साधारण विधि है एक, और एक है श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य। अगर हम बात करें तो ये दो विधियाँ नहीं होती, एक विधि और होती है जिसको हम कहते हैं शेषफल प्रमेय विधि। ठीक है, ये तीन विधियाँ महत्वपूर्ण हैं, और भी हो सकती हैं विधियाँ या होती भी हैं, लेकिन ये क्लास 10th के लेवल की नहीं है, फिर ऊपर लेवल के। तो आप लोगों को अभी तीनों विधियों पर फोकस करना है, लेकिन मेन आप लोगों को जो इस चैप्टर में फोकस करना है वो साधारण विधि और श्रीधराचार्य विधि। शेषफल प्रमेय विधि पिछले चैप्टर में कुछ सवालों में लगी है, लेकिन ये ज़्यादातर द्विघात में न लग करके त्रिघात समीकरणों में और चतुर्घात वाले समीकरणों में लगाई जाती है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब ये साधारण समीकरण को हम हल करते हैं तो इसका सिंपल सा रूल होता है, उससे हम हल कर लेते हैं। लेकिन जब इसके दो आंसर निकलते हैं कुछ इस प्रकार से, आप लोग देखते होंगे जब आंसर हल करते हैं तो एक कुछ लिखा होगा। ठीक है, मान लेते हैं x + a लिखा है, दूसरे में x + b लिखा है। जब इनको हम 0 के बराबर करते हैं तो दो आंसर निकलते हैं। पहले आंसर को हम बोलते हैं x = a, दूसरे वाले को बोलते हैं x = b, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, अभी आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, माइनस प्लस में ज़्यादा डिटेल से ध्यान न दीजिए, माइनस प्लस का हम सवाल में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर से जैसे ही x का मान 2 आते हैं, x के 2 मान आते हैं, तो पहले मान को हम अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे मान को बीटा बोलते हैं। ये श्रीधराचार्य विधि को लगाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं चिन्ह आ चुके हैं। अब इन चिन्हों का उपयोग हम क्या करते हैं, इन्हीं चिन्हों को हम नाम दे देते हैं मूल का, या इन्हीं को दूसरा नाम हम देते हैं शून्यक। मूल कहिए या शून्यक कहिए, बात एक है। इनको हम कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल। तो पहला मूल होता है अल्फ़ा, दूसरा मूल होता है बीटा। अगर हम बात करें इन दोनों मूलों को जोड़ दें तो इनका जो आंसर बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, बोलता है -b/a, यानी कि -b क्या है, जहाँ -b हमारा वही है जब हम तुलना करके किसी समीकरण के आंसर निकालते हैं। कौन से समीकरण के, तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले हमने बता रखा है ax² + bx + c बराबर 0 से जब इस समीकरण की हम तुलना किसी भी अन्य समीकरण से करते हैं तो इसमें से जो मान निकलते हैं, a का मान निकलेगा, b का मान निकलेगा, c का, इन्हीं a b c के मानों को हम इस अल्फ़ा + बीटा जब करते हैं तो रखते हैं, तभी ये आंसर निकाल देता है। दूसरा हमारा जो सूत्र तैयार होता है इसे हम क्या कहते हैं, मूलों का योग। आप लोग थोड़ा सा डिटेल से ध्यान देंगे, मूलों का योग। अब ये मूलों का योग जो है हमारा फॉर्मूला एक तैयार हो गया, जो बेहद इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लगाना और इसके इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे देखते हैं मूलों का गुणा। ठीक है, मूलों का गुणा। मूलों के गुणा में हम आपको बताएंगे कि जो मूलों का गुणा होता है, यानी कि यही दोनों मूल इनटू में लिख दिए जाते हैं और इनका जो आंसर बनता है वो बनता है अपना c/a। ओके, तो c/a क्या होता है, c/a मतलब है यहाँ पर c/a, c भी अचर पद है, a तो अचर पद है ही है, लेकिन ये तुलना करके, अभी जैसे हमने तुलना की थी मूलों का योग में, वैसे ax² + bx + c बराबर 0 से जब आप लोग तुलना करोगे किसी भी समीकरण में, किसी भी समीकरण से, तो हमारे से जो आंसर निकलेगा a का निकलेगा, b का निकलेगा और c का निकलेगा। इन्हीं a b c के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप करते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट।
नेक्स्ट में क्या होता है, जब आप लोगों को यही दो चीज़ें दी हूँ, सपोज दैट अल्फ़ा की वैल्यू कुछ दे दें, ठीक है, और बीटा की वैल्यू कुछ दे दें, ठीक है, यानी कि या दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ दिए हो, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिए हो, और वो हमसे पूछ लें कि अभी तक आप लोगों ने दो घात समीकरण से इनकी वैल्यू निकाली है। अब सवाल में दे देगा कि अब इनकी अल्फ़ा प्लस बीटा दिए है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिए है, तो इनसे हम कैसे वैल्यू से हम इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, यानी कि अगर ये दिए है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इससे हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। द्विघात समीकरण बनाने की बात हो रही है, तो इसको बनाने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है इस टॉपिक का, सबसे बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो है द्विघात समीकरण बनाना। क्या बनाना, समीकरण का बनाने का सूत्र, यानी समीकरण कैसे बने यह कह सकते हैं। तो समीकरण को बनाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, पीछे एक्स लगा देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो अल्फ़ा बीटा के वैल्यू दी हों उन अल्फ़ा बीटा के वैल्यू यहाँ पर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख देनी है एक्स के गुणांक में, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बाद में रख देनी। जैसे आप लोग रखोगे तो ये दो घात समीकरण आप लोगों का बन करके आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समीकरण है, दो घात समीकरण आप लोगों का ये इस सूत्र से बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट फिर वही बात आती है, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आप लोग तुलना करोगे किसी भी समीकरण की, तो ए का जो मान निकलेगा, बी का, सी का जो मान निकलेंगे, इन मानों को हम तीसरा सूत्र जो हमारा बेहद इम्पोर्टेंट है, पहले सूत्र में हमारे कौन कौन से हैं, मूलों का योग, मूलों का गुणा, दूसरे सूत्र में अपना आया द्विघात समीकरण कैसे बनता है, तीसरे में आता है जिसको हम कहते हैं गुणनखंड की एक नई विधि, जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ओके, श्रीधराचार्य मेथड या विधि। श्रीधराचार्य विधि से हम क्या जानते हैं, श्रीधराचार्य विधि जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। अगर हमारा समीकरण x के पदों में है तो यहाँ x लिखेंगे, अगर समीकरण हमारा यहाँ पर समीकरण में y लिखा है तो y लिखेंगे, z जो लिखा है जिस रूप में समीकरण है उस पद को हम यहाँ पर रख लेंगे। अब इसके बाद हमारा समीकरण जो सूत्र तैयार होता है वो होता है ऐसा कुछ, b माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बड़ा सा लगा देंगे, और अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बेहद इम्पॉर्टेंट सूत्र है 2a। तो इस सूत्र में आप लोगों को कुछ नहीं करना, यही जो वैल्यू आई हुई हैं आप लोगों की तुलना करने के दौरान इन्हीं को रख देना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप जैसे ही इनमें रखोगे तो इसमें से फिर वही दो मूल निकल के आएंगे, पहला मूल अल्फ़ा होगा, दूसरा मूल बीटा होगा। क्यों, क्योंकि साधारण विधि से भी हम निकालते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही निकलता है, और श्रीधराचार्य से भी निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही मान निकलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए, हमें फार्मूला डिस्कस करना था, इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमने डिस्कस कर लिए। अगले वीडियो में इसका जो टॉपिक के जो सवाल होंगे इम्पॉर्टेंट्स जो आने वाले होंगे परीक्षा की दृष्टि से, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे अभी तक हमारे वीडियो में बने हैं वो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करें, क्योंकि अब विद्यालय ओपन हो चुके हैं, पढ़ाई अब मन लगा करके करिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फरवरी तक का टाइम मिला हुआ है। यानी कि फरवरी में आप लोगों को, यानी कि फरवरी में 2024 में मान के चलिए एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, हो जाएगा। और इस दृष्टि से अगर फरवरी तक की बात करें तो आपके पास ओनली और ओनली 8 मंथ ही, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मंथ, 8 या 9 मंथ का आपके पास टाइम है। आप लोग जोड़ लीजिएगा, होशियार बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर से चूँकि जनवरी तक के टाइम में हमें अपना पूरा टॉपिक क्लियर करना है, तो आपको इस वीडियो को जितनी बार ना समझ में बार बार देखिए, अगर फिर भी नहीं आ रहा आप कमेंट में लिखिए, हम दूसरा वीडियो नए सिरे से बनाएंगे और नए तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को 2024 का कम से कम मैथ में
मैथ की हम गारंटी लेकर के कह रहे हैं, अगर आप लोग टॉपिक्स क्लियर करके जाते हो इस वीडियो को देख करके, कहीं से भी आप पढ़ के जाते हो, तो आप लोग कम से कम 90+ मार्क्स ला ही दोगे। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। आप लोग बस सिलेबस के अनुसार पढ़िए, भटकिए नहीं। कोचिंग्स पढ़ना ठीक है, लेकिन कोचिंग्स में भी भटकाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ोकस्ड पढ़ाई करनी होगी, तभी आप लोग मान के चलिएगा कि 90+ आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू।